उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 48वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर में स्थित कुछ नवनिर्मित मंदिरों एवं उनमें संरक्षित कुछ प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं का अवलोकन किया। आज की इस कड़ी में हम सिरपुर में उत्खनन से प्रकाश में आए राजमहल परिसर एवं कुछ अन्य आवासीय परिसर के प्राचीन अवशेषों का अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सिरपुर में महानदी के तट पर सन 2000 एवं 2001 में महोदय अरुण कुमार शर्मा जी के निर्देशन में हुए उत्खनन से भव्य राजमहल परिसर के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इस संरचना में कक्षों की स्थिति, आकार व उनमें प्राप्त वस्तुओं के आधार पर इन्हें सभा कक्ष, स्वागत कक्ष, आवासीय कक्ष, पाकशाला इत्यादि होने का अनुमान लगाया गया है। पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार के दोनों ओर प्रहरियों के कक्ष, प्रवेश द्वार से संलग्न स्वागत कक्ष, मध्य में सभा कक्ष व सभा कक्ष के चारों ओर गलियारे व अन्य कक्ष स्थित हैं। इस संरचना में नींव तक की संरचना प्रस्तर निर्मित एवं ऊपर के भित्तियों की संरचना इष्टिका निर्मित है। किन्हीं किन्हीं कक्षों में स्तंभों के आधार भाग भी दिखाई देते हैं। ये प्रहरियों के कक्ष हैं, जहां कभी प्रहरी निवास करते थे व महल के प्रवेश द्वार की रक्षा करते थे। महल में जब कोई आगंतुक आता था तब उसके स्वागत हेतु प्रवेश द्वार से संलग्न एक भव्य स्वागत कक्ष स्थित है। स्वागत कक्ष से भीतर प्रवेश करने पर एक गलियारा मिलता है। यदि आगंतुक सीधे राज सभा में जाना चाहे तब वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ेगा। यदि वह मंत्रियों अथवा राजा के कक्ष में जाना चाहेगा तब वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेगा। आग्नेय कोण का एक कक्ष जिसमें अन्न कूटने हेतु यंत्र रखा हुआ है। राजमहल परिसर के सभा कक्ष के चारों ओर इस प्रकार का गलियारा निर्मित है, जिससे चारों ओर की कक्षों तक जाया जा सकता है। महल के दक्षिणी भाग में एक भव्य कक्ष स्थित है, जिसे मंत्रियों के कक्ष होने का अनुमान लगाया गया है। इसके मध्य में भी अनेक स्तंभों के अवशेष दिखाई देते हैं। कक्षों में प्रवेश द्वार के अतिरिक्त इस प्रकार के मार्ग भी दिखाई देते हैं, जो वातायन भी हो सकते हैं और आपातकाल में बाहर जाने के द्वार भी। महल के भीतर से चित्रोत्पला का आकर्षक दृश्य देखा जा सकता है। यह गलियारा पूर्व, दक्षिण व पश्चिम दिशा में स्थित कक्षों के सम्मुख से होते हुए उत्तर दिशा की ओर राजसभा में दोनों ओर खुलता है। पश्चिमी भाग में राजा के निवास हेतु एक विशाल कक्ष निर्मित है। कक्ष में यत्र तत्र स्तंभों के आधार भाग दिखाई देते हैं। इस कक्ष से चित्रोत्पला का अत्यंत मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। साथ ही चित्रोत्पला से आने वाली शीतल वायु इस कक्ष को शीतल करती होगी। तीनों दिशाओं से घूमकर गलियारा राजसभा में खुलता है। यदि आगंतुक राजसभा में सीधे प्रवेश करना चाहे तब गलियारे का दूसरा भाग पूर्व दिशा की ओर से राजसभा में खुलता है। राजसभा दो भागों में विभक्त था। राजा के समीप का भाग विशिष्ट व्यक्तियों हेतु एवं शेष भाग अन्य व्यक्तियों हेतु बैठने में उपयोग होता होगा। राजसभा से संलग्न राजा हेतु विश्राम कक्ष एवं उसके पार्श्व में सेवक सेविकाओं के कक्ष भी स्थित हैं। राजसभा के वायव्य कोण में भव्य सोपानों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह महल बहुमंजिला रहा होगा। राजा के कक्ष के पार्श्व में ही रानियों के निवास हेतु दो कक्ष निर्मित हैं एवं उनसे संयुक्त बरामदा भी निर्मित है। महाशिवगुप्त बालार्जुन की दो पत्नियां थीं, अतः दोनों हेतु एक एक कक्ष यहाँ निर्मित है।
दोनों रानियों के कक्ष से संबद्ध एक विशाल कक्ष भी यहाँ स्थित है, जिसमें कुछ प्राचीन स्तंभों के अवशेष दिखाई देते हैं और यहीं से संलग्न सम्मुख कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। यहाँ प्राप्त वस्तुओं के आधार पर उत्खननकर्ताओं ने इसे पाकशाला का नाम दिया है। पाकशाला का निर्माण रानियों के कक्ष के निकट ही किया गया है, जिससे राजा की रुचि के अनुसार रानियां भोजन की व्यवस्था यहाँ देख सकें। इस स्थान पर वायु अधिकांश समय महानदी की ओर से ईशान्य कोण की ओर बहती है, अतः रसोई कक्ष की वायु राजमहल में प्रवेश न करे, इस हेतु इस स्थान पर पाकशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कुछ संरचनाएं नवीन प्रतीत होती हैं एवं कुछ प्राचीन। जो संरचनाएं नवीन प्रतीत हो रही हैं वास्तव में वे भी प्राचीन ही हैं। इन इष्टिकाओं को वर्तमान में आधुनिक यंत्रों से घर्षित कर नवीन स्वरूप दे दिया गया है। इस भव्य पाकशाला में राजा व मंत्रियों सहित संभवतः अन्य कर्मचारियों हेतु भी भोजन निर्मित होता था, अतः एक विशाल पाकशाला यहाँ स्थित है। इस प्रकार हमने अब तक राजमहल परिसर के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया। राजमहल परिसर से कुछ ही दूरी पर एक आवासीय परिसर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ 5 आवासीय भवनों के अवशेष दिखाई देते हैं। यह स्थान वर्तमान में हाई स्कूल के पीछे स्थित है। इन भवनों के अवलोकनार्थ यहाँ पहुँचने हेतु शासन द्वारा मार्ग निर्मित किए गए हैं। इनमें से 3 भवनों तक पहुँचने हेतु तो मार्ग निर्मित है, परंतु 2 कक्षों तक पहुँचने हेतु मार्ग निर्मित नहीं है। एक वर्गाकार पीठिका और सम्मुख ही हमें प्रथम भवन के दर्शन होते हैं। यह भवन दक्षिणाभिमुखी है। भवन के नैऋत्य एवं आग्नेय कोण में 2 कक्ष निर्मित हैं, जिनमें प्रवेश करने हेतु मार्ग निर्मित नहीं है। संभवतः ऊपर से ही यहाँ सामग्रियाँ रखी व निकाली जाती थी। उत्खनन में प्राप्त अन्य भवनों की भांति ही इस भवन की भित्तियाँ भी पर्याप्त मोटी हैं, जिससे बाह्य वातावरण का प्रभाव भीतर के कक्षों में कम से कम पड़े। प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर एक बरामदा व उत्तरतम भाग में 3 दक्षिणाभिमुखी कक्ष यहाँ दिखाई देते हैं। परिसर में यत्र तत्र टूटे प्रतिमाखंड भी दिखाई देते हैं। 2 कक्षों की संरचनाएं स्पष्ट है। तृतीय कक्ष में एक भित्ति का केवल नींव तक का भाग ही हमें यहाँ दिखाई देता है। इष्टिका निर्मित भाग टूट चुका है। इसी भवन के पूर्व दिशा में इसी से संलग्न एक अन्य आवासीय परिसर के अवशेष दिखाई देते हैं। वैसे ये दोनों भवन आपस में जुड़े हुए थे, परंतु इनकी संरचना को देखने पर इन्हें अलग अलग ही समझना उचित होगा। यह भवन पूर्वाभिमुखी था। इसके पश्चिमतम भाग में 3 कक्ष निर्मित थे व सम्मुख अन्य कक्ष हमें दिखाई देते हैं। इन दोनों भवनों से कुछ ही दूरी पर एक अन्य भवन के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ निर्मित कक्षों की संरचनाएं देखी जा सकती हैं और संरचना के आधार पर यह भवन भी पूर्वाभिमुखी ही था। इसके समक्ष 2 और भवनों की संरचनाएं भी हम देख पा रहे हैं। इस भवन के पश्चिमतम कक्ष में एक आयताकार पीठिका भी निर्मित है। अन्य भवनों की भित्तियों के निर्माण में भित्तियों के मध्य जहां केवल ईंटों के टुकड़ों का प्रयोग हुआ है, वहीं इस भवन में कुछ स्थानों पर पूर्ण ईंटों को भी भित्तियों के मध्य लगाया गया है। इस भवन के निकट ही इस प्रकार प्रस्तर निर्मित 2 लंबी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनके समक्ष इष्टिका निर्मित भित्ति का भाग भी दिखाई देता है। संभवतः ये भी किसी भवन के ही भाग रहे होंगे। इन्हीं के निकट एक और भवन के अवशेष भी हमें दिखाई देते हैं। यह भवन उत्तराभिमुखी था। यहाँ भी सम्मुख 2 लंबे कक्ष व दक्षिणतम भाग में 3 उत्तराभिमुखी कक्ष निर्मित हैं। इन भवनों की संरचनाएं एक दूसरे से
पर्याप्त समानता रखती हैं, यथा समक्ष लंबे लंबे कक्ष व भवन के पश्च भाग में 3 लघु कक्ष। इस परिसर में प्राप्त पांचों भवनों में कक्षों की संरचनाएं लगभग एक दूसरे के समरूप हैं और इनमें भिन्नताएं भी अत्यंत अल्प हैं। यथा पंचम भवन को यदि हम देखें तो इसके सम्मुख एक मुखमंडप सदृश संरचना निर्मित है। यह पंचम भवन है जो कि पश्चिमाभिमुखी है। इस भवन के सम्मुख एक मुखमंडप सदृश संरचना निर्मित है और इसके भीतर लंबी आयताकार एक कक्ष निर्मित है। उसके भीतर पुनः एक आयताकार कक्ष निर्मित है और पूर्वतम भाग में 3 पश्चिमाभिमुखी लघु कक्ष निर्मित हैं। इस प्रकार इस परिसर में प्राप्त भवनों में अधिकांश में मध्य भाग में लंबे आयताकार कक्ष व पश्च भाग में 3 लघु कक्ष निर्मित थे। इस परिसर में एक भवन दक्षिणाभिमुखी, 2 भवन पूर्वाभिमुखी, 1 भवन उत्तराभिमुखी व 1 भवन पश्चिमाभिमुखी है। उत्खननकर्ताओं ने इस स्थान को आवासीय परिसर होने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने सिरपुर में उत्खनन से प्राप्त राजमहल परिसर व आवासीय परिसर के अवशेषों का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम सिरपुर में उत्खनन से प्राप्त कुछ और आवासीय परिसर एवं 2 शिव मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।